बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत से फ़ैसला तो आ चुका है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने भी अपनी अगली चाल चल दी है। बड़ी ही वो चाल अगर कामयाब हो गई तो बड़ी कारगर साबित होगी, और सारे का सारा प्रोसेस ये आज जो पाँच रुकनी बेंच फ़ैसला देने वाला था, इसको बनाने की कमेटी की हैसियत तक जो है उस पर सवालात अब खड़े हो चुके हैं। और अगर ये चाल तहरीक इंसाफ की कामयाब हो गई और एक ऐसा काम अगर तहरीक इंसाफ करने में कामयाब होगी, तो उसके बाद ये सारा मामले का सारा जो मामला है वो उल्टा पड़ जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल रशीद साहब। इनसे जानेंगे कि सुहेल रशीद साहब, एक तो आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के फ़ैसले के बाद वाज़ेह नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे सियासतदान या सियासी पार्टियों के रहनुमा इतने तो दूध के धुले नहीं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वो करप्शन नहीं करेंगे, लोगों को अगवा करके उनकी वफ़ादारियाँ तब्दील नहीं कराएंगे। जो कुछ पहले 2 साल से हमें देखने में आ रहा है वो सब कुछ हो सकता है दोबारा से। और आप एक तो ये बता दें कि कितने दिनों में ये, अगर तो मिशन कामयाब हो गया यानी तरमीम का, तो फिर वो कामयाबी से मुकम्मल पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। फिर आते हैं कि वो अगला जो दाव तहरीक इंसाफ ने खेला है उसके क्या असरात होंगे। देखें, इन दोनों दावों के बाद आप मौलाना फजल रहमान को इग्नोर ना करें। अच्छा, उनका बयान आया प्रेस कॉन्फ्रेंस एग्जैक्टली वो भी किया और वो बड़ी अहम है, बहुत अहम है। मौलाना बड़ी वज़न से बात करते हैं। मैं उनको सियासी तौर पे कभी भी उनका हामी नहीं रहा, नज़रियाती तौर पे भी, लेकिन वो एक बहुत ज़ीरक सियासतदान है और बहुत दूर तक चीज़ें कैलकुलेट करके और चीज़ों का अच्छा उस नब्ज़ पे हाथ रखा करते हैं जो किसी का पहुंचता नहीं। मौलाना ने यह कहा जी कि शंघाई ताउन तंजीम का पाकिस्तान में हो रहा है वो कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, तो उस दौरान एहतजाज मुल्क में हो रहे हैं इस वजह से कि आईनी तरमीम आ रही है, तो जल्दी किस चीज़ की आईनी तरमीम गवर्नमेंट मोहर कर दे। अपोजिशन से मैं कहता हूँ वो एहतजाज मोहर कर दें, ये अब सोल्यूशन आ गया ऑन टेबल। ठीक है, सीधा सा सोल्यूशन है। अब और वैलिड लगता है, किस्म का वैलिड सोल्यूशन है कि चलो पाकिस्तान की कोई बेहतरी हो जाएगी इस मामले पर। आईनी तरमीम क्या है, फर्ज किया चलें जी, गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा एंजाइटी है जी कि हमने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ को ही लगाना है आईनी अदालत का सरबराह जी। आप उसमें डाल देना यार कि रिटायर्ड जज को लगा सकते हैं, लगा लें, नवंबर में कर लें यार। ठीक है, इस वक्त जो आपने ये किया हुआ है ना, जिससे आप अपोजिशन को तासुर दे रहे हैं कि आपको दीवार से लगाने वाली आ रही हैं, और उसमें हर उस जज का इलाज है जिसने आपको रिलीफ दिया है अपोजिशन को, और जुडिशरी को भी वाज़ेह मैसेज है कि अगर आप उनको रिलीफ देंगे कानूनी तौर पे जो उनका बनता है भी है जी, तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे में मौलाना ने बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया है। उन्होंने कहा है जी कि आप आईनी तरमीम फिलहाल मुखर करने का बाज़ाब्ता ऐलान करें, अपोजिशन के एहतजाज रुक जाएंगे। सिंपल कह देंगे कि हम नवंबर से देखेंगे। आज एहतजाज की क्या जरूरत। तो आपको लगता है ये दोनों साइडें मौलाना साहब की बात मान लेंगी? इतना दूसरी बात, अब एक तो मौलाना साहब की ये मैंने तारीफ, दूसरा मौलाना साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब आज के फैसले के बाद ये रेलेवेंट हो गए, उनके वोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। मेरे ख्याल में पड़ेगी। उनके वोट आपको अगर ज़रूरत ना भी हो ना नंबर के लिए, मौलाना के बगैर तरमीम करके उसको हजम करना बहुत मुश्किल काम है। वो तो मौलाना के साथ डायरेक्ट मुखालफत बन जाएगी। मौलाना पीटीआई को उस दौर में कहा करते थे कि हम आपके लिए ज़मीन गर्म कर देंगे। हाँ। और की भी थी, ले आए थे एहतजाज। ऐसे ही है। तो मौलाना को या तो फिर आप गवर्नमेंट पे है, कर लें मौलाना को नाराज़। इमरान खान पीटीआई तलाश में कि कोई हमें सड़कें गरमाने वाला इत्यादि मिल जाए, दे दें आप मौलाना उनको। उसके बाद ये आईनी तरमीम करके आप हजम कर सकते हैं तो करें, शौक से करें, ऐसा लगता नहीं है। अगर मौलाना की बात नहीं मानी जाती और आईनी तरमीम ये हुकूमत करती है, तो फिर वही मेरा सवाल कि कितने दिनों में ये मिशन जो है वो मुकम्मल होने के? नज़र में हुकूमत के पास आज जुमेरात है जी, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, 3 दिन है, यानी एक ही वीकेंड है, बस 3 दिन है। ये जो 3 दिनों में अगर गवर्नमेंट कोई शक्ल निकाल लेती है तो बड़ा स्मूथ सेलिंग है। मंडे से गवर्नमेंट के हाथ से चीज़ें दोबारा निकलना शुरू हो जाएंगी। और उसकी वजह है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसके तहत आपने ये बेंच बना, ऑर्डिनेंस जिसके तहत आपने ये बेंच बना के रिलीफ दिया है, तरमीमी ऑर्डिनेंस, वो मुख्तलिफ अदालतों में चैलेंज है। कहीं से भी स्टे आया ना फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस, तो यहाँ पे पुरानी कमेटी होनी है बहाल, जिसमें जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर होंगे। उन्होंने ये मामला टेकअप कर लेना है दोबारा, उन्होंने फुल कोर्ट बिठा लेना है इस ऑर्डिनेंस की सेहत के ऊपर भी, इस बेंच के ऊपर भी। जो आज 184(3) की पीटीआई ने दरख्वास्त डाली है, वो उनके पास इख्तियार होगा कि वो चाहें तो उसके ऊपर पूरी एक फुल कोर्ट बिठा के आज के फैसले को गैर मौसर करें। वही फुल कोर्ट जैसे
उस रिव्यू को पेंडिंग डिक्लेयर कर दें, 63 को पेंडिंग डिक्लेयर कर दें और बाद में उस पर फैसला करें आगे जाके। ज़ाहिर है कि वो बेंच जिस कमेटी में बनाया गया उस कमेटी की जब अपनी कानूनी आइनी हैसियत चैलेंज हो जाएगी तो उसके तहत दिया गया फैसला भी ज़ाहिर है वो फिर हाँ, कम अज़ कम उस पर भी मंसूर अली शाह की हद तक मैं आपको बता दूं कि अगर वो भी आम हालात में होते और ये रिव्यू सुनते तो इस रिव्यू को अलो करते। उनकी जो अप्रोच रही है कि आइन में कोई नई चीज़ नहीं देनी, ये मुस्लिम लीग नून को पता नहीं किसने मशवरा दिया हुआ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह से पंगा लो। यार उन्होंने तो कभी इनक्रोच ही नहीं किया। वायद आवाज़ थे जब आप लोग ज़ेर अताब थे, कुछ आवाज़ों में सुप्रीम कोर्ट में वो थे, जस्टिस अतर मिनल्ला हाई कोर्ट में थे, जहाँ से आपको ठंडी हवा मिलती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ से आप उस वक्त जब आपकी कोई नहीं सुनता था तो वहाँ से रिलीफ लेके बाहर होके तो आप फरते जज्बात से रो पड़ते थे। वीडियोज़ आज भी मौजूद हैं। वो जस्टिस अतर मिनल्ला थे, वो दे रहे थे और पता नहीं अपना क्या कुछ स्टेक पर लगा कर आपको रिलीफ दे रहे थे। और अब जो आज आपको बहुत नापसंद चेहरे हैं ना, ये ना होते तो आप लोग जेल में आपके प्लेटलेट्स गिरते रहते, आप कहीं नहीं जा सकते थे हजूर, जा ही नहीं सकते थे, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, अब जो मैं बात समझ रहा हूँ आपने जो नक्शा खींचा है वो ये कि जैसे कि हाई कोर्ट्स के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसके अंदर तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद बनने वाली कमेटी की आइनी कानूनी हैसियत को चैलेंज किया गया है, तो उस पर अगर स्टे आ जाता है, यानी ऑर्डिनेंस के ऊपर अगर स्टे आ जाता है और स्टे तब से आए कि जब जिस दिन से वो लागू हुआ है, तो फिर ज़ाहिर है उसमें कुछ बन सकती हैं, क्योंकि कमेटी ने कुछ डिसीजन तो ले लिए हैं ना कि वो स्टे तो उनको उसी दिन से चाहिए होगा जिस दिन से वो लागू हुआ है ऑर्डिनेंस। स्टे आए तो आता भी उसी वक्त से। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो होता है ना, तनाज़ा कोई बन जाए, कोई कंट्रोवर्सी जनरेट हो जाए, तो उसको रिज़ॉल्व करने का तरीका ये होता है कि फिर उसको गैर मुतनाज़ा तरीके से शफाफ अंदाज में रिज़ॉल्व किया जाए। मौजूदा जिन हालात में आज 60,000 पेंडिंग केसेस हैं, 3 दिन लगातार, अच्छा 264 ज़ेर इल्तवा नज़रसानी के केसेस हैं जी। एक यही केस 63 है जो 1 साल से चीफ जस्टिस साहब को नज़र नहीं आ रहा था, जब से तरामीम चली हैं बार बार क्यों नज़र आ रहा। और फिर इसी अक्टूबर के आगाज़ में उसको 3 दिन मैराथन आपने सुन के आपने कहा जी नोटिस भी नहीं करने, आपने लोगों को रोस्टर में गिरद इकट्ठा करके पूछ लिया जी कौन हामी कौन मुखालिफ। हाँ, उन्होंने कहा जी जो हामी है वो एक साइड पे हो जाए, जो हाँ बाकी है वो जी, भी, वो उन्होंने वो मैं राइट आपको- लेफ्ट वाला मामला हो, था, जो मेरी साइड पे है वो इधर हो जाए और जो मुखालिफ है। सुन लें, मैं बचपन में ना एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, उसमें कुछ दिन गुजारे, सरकारी स्कूल था, तो वहाँ पे मैंने देखा वहाँ जो कायदे वाले थे ना, जो फाइनल सालाना इम्तिहान हो रहा है, उनको पता कैसे किया, टीचर को पता था कौन कौन लाएगा कौन कौन नहीं है, क्योंकि इतने पानी में मेरे सामने उसने ये किया, उसने बुलाया, उसने कहा इब्रार इधर हो जाओ, इफ्तिखार इधर हो जाओ, अहमद तुम इधर आ जाओ, बशारत तुम उधर चले जाओ, इस तरह करके 2 लाइनें बनाई। तो उसने कहा सज्जे पासे वाले पास, खब्बे पासे वाले फेल, लिया नहीं कोई पेपर। उसने कहा मुझे पता है 1 साल पढ़ाया है, कौन वो कौन आगे जा सकता है कौन। एक और चीज़ मुझे भी याद आ रही है, मैं वो कुछ तारीखी ड्रामे वगैरह कभी कभार देखता हूँ ना, तो वो तुर्क जो बादशाह होते थे या उस वक़्त की जो बातें होती थी ना, उस वक़्त वो वज़रा और अपनी फ़ौज को एक पैगाम दिया जाता था, जब तख्त के लिए अगर लड़ाई हो जाती थी तो फिर बादशाह या बादशाह की मलका जो है बादशाह की गैर मौजूदगी में कहती थी कि जो मेरी साइड पर हैं, जो समझते हैं कि तख्त का तसल्लुत हमारे पास रहना चाहिए, वो जो सही साइड पे अपने आप को समझते हैं वो हमारी तरफ आ जाएं, और जो किसी बादशाह का भाई या कोई और ओहदेदार जो होता था मुतालबा करने वाला तख्त का कि मेरा तख्त है, वो कहता था जो मेरे साथ हैं वो फ़ौज और वज़रा उधर खड़े हो जाएं। तो वो उस तरह का मामला काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी किया कि जी जो रिव्यू के हक़ में हैं वो एक साइड पे हो जाएं और जो रिव्यू के ख़िलाफ़ हैं वो दूसरी साइड पे हो जाएं। नोटिस भी नहीं किए, किसी फरीक को नोटिस करके नहीं बुलाया गया, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो दरख्वास्त थी नज़र सानी, जो कि टाइम बार्ड भी थी, ये भी बात हुई कि टाइम भी उसका गुजर चुका था, 3 दिन ताख़ीर से की गई थी, उसके ऊपर फिर उन्होंने आज फ़ैसला सुना दिया। और फ़ैसला सिर्फ ये सुनाया कि जस्टिस मुनीब का ऑर्डर कलअदम है, तफसीली वजूहात बाद में बताई, 3 लाइनें थी। जी जी, उन्होंने कहा कोई 1-2 वजह तो बता देते आज। टू बी रिकॉर्डेड लेटर, दिस रिव्यू पिटीशन इज यूनानिमसली अलाउड, और पांचों के पांचों जजेस ने वो अलाउ कर दिया। बहरहाल कल जो एतराज़ात की दरख्वास्त बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दी थी और मुस्तरद हो गई थी, उस पर आज रिव्यू डाल दिया गया है। यही रिव्यू तहरीक इंसाफ की वो एक
چال ہے یا ایک وہی ایک کارڈ ہے جو اگر کامیاب ہو گیا تو یہ سارے کا سارا معاملہ انڈو ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. اور اسی کے لیے سہیل بھائی نے کہا کہ ان کے پاس صرف 3 دن ہیں, اور کیونکہ اگر ہائی کورٹ سے اس آرڈیننس کے اوپر جو کہ پینڈنگ ہے کافی ساری جگہوں پر, لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے سہیل بھائی, سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہے, اور سپریم کورٹ کے اندر بھی ہے, کہیں سے بھی اس کے اوپر سٹے آ گیا تو یہ فیصلے کے اوپر عمل درآمد جو ہے ہونے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ایک لارجر بینچ یا فل کورٹ بینچ, اگر پرانی کمیٹی بحال ہو جاتی ہے جس میں منصور صاحب, منیب صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے, تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر فل کورٹ ہی آئے گا, کیونکہ منصور صاحب کا بھی مطالبہ ہے, اور فل کورٹ آ کے پھر ان ساری چیزوں کو جس طرح سے انڈو کرے گا اس سے حکومت کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.